नमस्कार दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनल डाटा या नॉन पर्सनल डाटा और इसके बाद डिजिटल इंडिया एक्ट, इन सारी चीज़ों पे हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं पीछे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडिया में क्या पोजीशन है, इसको लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। तो ये भारत सरकार का ही एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप देख लीजिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भारत के लिए क्या, दुनिया के लिए ही एकदम नया सेक्टर है। आप इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि भारत में इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो है केवल अभी 386 लोग, 386 पीपल केवल ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में पीएचडी किया है। और पूरी सारी दुनिया की बात करेंगे आप तो नियर अबाउट 22,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में पीएचडी किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना न्यूली ग्रोइंग सेक्टर है। तो भारत ने अभी अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए किस तरीके का एटमॉस्फेयर बना रखा है या क्या मैकेनिज्म है और क्या पोजीशन है इंडिया की, एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट सेक्टर अभी ग्रोइंग सेक्टर है, तो यहीं से अगर आप समझ जाएंगे तो फर्दर जो भी डेवलपमेंट होंगे आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो इंडिया की नेशनल स्ट्रेटजी है उसको नीति आयोग ने प्रिपेयर किया है। और नीति आयोग ने प्रिपेयर करने के साथ साथ में नीति आयोग ने प्रिपेयर क्यों किया, देखिए नीति आयोग जो है भारत सरकार के जितने भी क्षेत्रों में काम कर रही है उन सारे ही क्षेत्रों में जो है मीन्स इंगेजमेंट रखता है अपना। तो कौन से क्षेत्र में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग किया जा सकता है, इस चीज़ को लेकर के नीति आयोग जो है वो संरचना को बना सकता है। और वैसे भी इसका काम ही यही है, आपको पता ही होगा नीति आयोग का फुल फॉर्म। तो इसको आप देख लीजिए कि इंडियाज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग हैज़ फॉर्मुलेटेड द वे फॉरवर्ड टू हार्नेस द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस फील्ड्स। यही बात है ना कि जो वेरियस फील्ड्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को कैसे भारत जो है हार्नेस कर सकता है, कैसे जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस एंड एफर्ट्स बेनिफिट इंडिया इन एड्रेसिंग सोसाइटल नीड्स इन एरियाज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन। मीन्स इन चीज़ों में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो काफ़ी अच्छे से जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। कौन कौन से फील्ड है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, स्मार्ट सिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है। अब उसके बाद में आगे बोलते हैं द डॉन ऑफ द 21st सेंचुरी। डॉन ऑफ द 21st सेंचुरी का मतलब ये है कि 2000 के बाद का जो समय है, ठीक है। सॉ इलेक्ट्रॉनिक्स बिकमिंग परवेजिव इन ऑलमोस्ट एवरी मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि जो इंटरनेट का वर्ल्ड है या टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, वो 2000 के बाद ही डेवलप हुई। तो वही कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा व्यापक हो गई थी जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, वो सारे फील्ड में उसने जो है अपना परवेजन कर लिया। मीन्स व्यापक रूप से फैल गई। उसके बाद कहते हैं कि देयर आर नाउ इनक्रेडिबल एडवांसेस इन डाटा कलेक्शन। अब इनक्रेडिबल एडवांसेस मतलब ये कि अब जो पोजीशन तक आ गई है ये जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी थी या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी इकोनॉमी में या सारी सोसाइटी में खड़ा किया गया है, वो अब जो है इनक्रेडिबल डाटा कलेक्शन तक आ गई है। हमने आपको बोला ना कि डाटा जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में कि अलग से डाटा बिजनेस खड़े करने की बात करने लगे, तो डाटा को भी लोग खरीदने बेचने लग गए। तो इनक्रेडिबल एडवांसेस इन डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड इन कंप्यूटेशन पावर। सुपर कंप्यूटर्स को आप जानते ही होंगे, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में भी जो है डेवलप कर रहे हैं लगातार। तो फर्दर आप फ्यूचर में इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा कि सुपर कंप्यूटर से एडवांस कंप्यूटिंग है क्वांटम कंप्यूटिंग। और जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग में डेवलपमेंट होने लगेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा कलेक्शन, जब ये तीनों चीज़ें कभी आपस में मिलेंगी तो उसके बाद जो सिनेरियो उभर के आने वाला है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अभी हम लोगों ने कल ही जो है एक एडिटोरियल में परसों डिस्कस किया था कि 200 मिलियन प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने, जो गूगल का डीप माइंड प्लेटफॉर्म था, उसने 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर दिया। और समझिए कि 200 मिलियन प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने तरह का जीवन है उन सारे जीवनों के बारे में वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं। मीन्स सबका प्रोटीन एक तरह से आपको पता चल गया कि किसके अंदर क्या हो सकता है। मीन्स आपको भले अभी ये ना पता हो कि किस जानवर या किस जीव के अंदर किस तरह का प्रोटीन है, लेकिन आपके पास प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर ऑलरेडी हैं। मीन्स किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप रिसर्च करना चाहते हैं तो
आप तुरंत रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बायोमास के फॉर्मेशन में की रोल निभाती है। मीन्स जितना भी हड्डी है, मांस है किसी के शरीर पे, वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो प्रोटीन की मैकेनिज्म समझना विज्ञान में अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है। तो फिलहाल अब आप देखिए आगे, इंटेलिजेंट सिस्टम्स कैन नाउ बी डिप्लॉयड इन ए वैरायटी ऑफ टास्क एंड डिसीजन मेकिंग टू इनेबल बेटर कनेक्टिविटी एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी। कुल मिला के टारगेट देखिए वही रहता है कि कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके, प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके। द आर्टिकल ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेशनली, इट्स स्पैन ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स इवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में दुनिया में क्या सिनेरियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, इंडिया में कैसे क्या इवोल्यूशन होगा उसको लेकर के है। अब इवोल्यूशन ऑफ एआई का आप ये देखिए ज़रा कि 1950 में जो है ये एक नवजात बच्चा था। 1950 का दशक आप कह सकते हो, 1950s का मतलब 1950 का जो दशक है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम नई थी। 1970 के दशक में जो है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टेज में आ गई थी। ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टेज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो काम करने लग गई थी जो काम जो है ह्यूमन का ब्रेन करता है, ठीक है। तो उस तरीके के प्रॉब्लम्स को जो है डील करना स्टार्ट कर दिया था इसने। 1980s में इसमें जो है फंडिंग की जाती है और एल्गोरिथम जनरेट किए जाते हैं। एल्गोरिथम जनरेट किए जाते हैं मतलब एक तरीके से अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए जब कोई नया सेक्टर आता है तो उसमें फंडिंग की तो ज़रूरत होती ही है। अब आप देखते होंगे सरकारों के पास सोसाइटी में ऑलरेडी इतने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कि पता चला डेवलपिंग कंट्री है, ऑलरेडी सोसाइटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हम बहुत ज़्यादा जो है फंड एलोकेट नहीं कर पाते उसको। जैसे आप भारत को देखते होंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में 2% ऑफ जीडीपी भी जो एलोकेट नहीं कर पाते हैं। अभी जो है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी है उसमें इंडिया अपना 0.4% से लेकर के 0.8% ऑफ जीडीपी जो है उसको भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बनाई है उसमें भी फंडिंग जो है प्राइवेट सेक्टर से ही अरेंज करना चाह रहे हैं। 72% फंडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से लेंगे, केवल 28% फंडिंग जो है भारत सरकार अपनी तरफ से करेगी। टोटल 50,000 करोड़ का उसके लिए जो है बजट इमेजिन किया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। तो उसमें जो है 36,000 करोड़ जो है भारत सरकार देगी और 14,000 करोड़ केवल 14,000 करोड़ केवल भारत सरकार देगी और बाकी का जो 36,000 करोड़ है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो है इन्वेस्ट कराया जाएगा, फंड अरेंज किया जाएगा। उसके बाद 2000 के दशक में आप देखिए बीटा स्टेज में पहुंच जाती है। बीटा स्टेज का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर्स टू इंस्टॉल एल्गोरिथम। तो जो एल्गोरिथम जनरेट की गई थी उनको कहीं कंपाइल कराना पड़ेगा, तो उनको कंपाइल कराने के लिए जो है कंप्यूटिंग को अवेलेबल बनाया गया। और उसके बाद में अब 2010 के दशक से जो अब ये फुल ब्लूम आ गई, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेंसिव यूज होने लगा है। ऐसे आप देख रहे होंगे लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल निकल के आ गए हैं, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस सिंथेसाइज़र हैं, एआई सिंथेसाइज़र हैं, वो आदमी की जगह अपने आप से केमिकल कंपाउंड बनाने लगे हैं। मींस जो नेग्लेक्टेड डिजीज़ हैं उन डिजीज़ के लिए अब आदमी की जगह रोबोट दवाई बनाएगा। हालांकि इसमें देखिए एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस लेवल पर यूज होने जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किन किन फील्ड्स में काम कर सकती है। तो देखिए आप सबसे पहले तो मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या क्या हो सकता है? डीप लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। मींस जो मशीन लर्निंग है वो 3 तरीके की हो सकती है। एक तो डीप लर्निंग हो सकती है, एक हो सकती है कि जिसको जो सुपरवाइज करके मशीन लर्निंग को रेगुलेट किया जाए, एक हो सकती है अनसुपरवाइज्ड, मींस फ्रीली मशीन क्या लर्न करती है किसी डाटा से। ये दूसरा सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है जहां लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे हमने आपको कहा ना कि लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स भी बन रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी आया, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फील्ड में क्या क्या काम कर सकती है? तो कंटेंट एक्सट्रैक्शन, जैसे चैट जीपीटी आपने देखा होगा कि उसके पास क्या है, सितंबर 2021 तक का डाटा है, आप उससे कुछ भी पूछिए तो छांट के ढूंढ के इकट्ठा करके ला के लिखने लगता है ना। और बार बार पूछेंगे तो हर बार कुछ कुछ बढ़ाता जाएगा करके देखिएगा उसके साथ। और उसको ज़्यादा पूछेंगे कि तुमको इंसल्ट फील नहीं होती है तो कहेगा कि नहीं मैं लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल में, वो बोलता है कि मैं लैंग्वेज मॉड्यूल हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ कि मुझे कोई इंसल्ट फील हो, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फील्ड में कंटेंट एक्सट्रैक्शन मींस कंटेंट को जो है तेज़ी से निकाला जा सकता है। जैसे सपोज करिए किसी को कोई रिसर्च करनी है,
अब रिसर्च करने के लिए आदमी 50 किताब पढ़ रहा है, 50 किताब में से सिर्फ अपने काम की चीज़ निकाल रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, तुरंत के तुरंत ही जो है निकाल के दे देगी। ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, मशीन ट्रांसलेशन किया जा सकता है, क्वेश्चन आंसरिंग की जा सकती है, टेक्स्ट जनरेशन किया जा सकता है कि टेक्स्ट जनरेट हो जाए, जैसे वो लिखता है तो वो टेक्स्ट जनरेट ही करता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है एक्सपर्ट सिस्टम्स में भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल विज़न में भी किया जा सकता है, जैसे इमेज रिकॉग्निशन। कोई आपने देखा होगा गूगल पे आप इमेज डालिए और ढूंढने लगता है वो, ये भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। मशीन विज़न, उसके बाद बातचीत के लिए स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, बोल के व्हाट्सएप पे आप जो है टाइप हो जाता है ना। या फिर जो है आपने देखा होगा वर्ड मीनिंग में आप क्लिक करो तो बोल के प्रोनाउंसिएशन ही बताता है कि इसको क्या बोला जाता है, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है हम प्लानिंग में भी कर सकते हैं और रोबोटिक्स में कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, एक्सपर्ट सिस्टम्स में, विज़न में, स्पीच में, प्लानिंग में और रोबोटिक्स में। उसके बाद आगे देखिए आप कि ये तो जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आप देखेंगे कि 1950 के पहले का आप देख लीजिए कि ये जो है एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, नॉर्बर्ट वीनर, क्लॉड शैनन, ये लोग जो है ये विदेशी मतलब कोई साइंटिस्ट वगैरह हैं जिन्होंने इसमें इंटरनेशनल मतलब इनिशियल लेवल पे कंट्रीब्यूट किया होगा। फिलहाल आप ये एक बार ये देख लीजिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने इसके डेवलपमेंट में अपना रोल निभाया है। नीचे दिख रही होंगी आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। मैनचेस्टर कहाँ है, लंदन में है, ठीक है, मतलब यूके में है। बर्लिन तो जर्मनी का हो गया, मैसाचुसेट्स यूएसए का हो गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये कैमेजी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क। तो ये 7 संस्थान जो है इन्होंने आरंभिक रूप से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में सहयोग दिया। इंडिया में अगर आप देखेंगे कि रिसर्च एंड एकेडमिक्स जो है क्या कंडीशन है, तो सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड एकेडमिक्स पर काम हो रहा है इसको लेकर के आप देखिए चाइना में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर जापान में, फिर यूनाइटेड किंगडम में। भारत जो है अर्थव्यवस्था में भी 5वें नंबर पे है इस समय, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो रिसर्च एंड एकेडमिक्स पे काम चल रहा है उसमें भी जो है 5वें नंबर पर ही है। अब उसके बाद आप देखिए कि क्या क्या भारत के लिए अचीव कर सकता है भारत, तो 2035 तक $1 ट्रिलियन की इंडिया इकोनॉमी जो है वो ऐड हो सकती है 2035 तक। किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर के जो डेवलपमेंट होंगे उनकी वजह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो इंक्लूड हो सकती है। अब उसके बाद आप देखिए आगे कि ये भी देख लीजिए आप कि भारत में कौन से सेक्टर में क्या डिमांड है, ये आप देख रहे होंगे ग्राफ, जरा इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देखिएगा कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितने % चेंज करेगी अगले 3 साल में किसी सेक्टर में। मींस सबसे ज़्यादा जो चेंज होगा सेक्टर वो सबसे ऊपर होगा ऊंचाई के अकॉर्डिंग। और ये हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस है वो ये बता रही है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो एआई के एडॉप्शन के लिए अच्छी तरीके से तैयार है, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ऊंचाई में आप देखेंगे तो डिमांड ट्रेजेक्टरी है कि किस सेक्टर की कितनी ज़्यादा डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, और हॉरिजेंटली देखेंगे तो कौन सा सेक्टर जो है वो कितना ज़्यादा अडॉप्ट कर चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आप देखेंगे कि हॉरिजेंटली अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अडॉप्ट कौन कर चुका है, जो सबसे पीछे आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर देखिए आप, हाईटेक एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया है। और डिमांड किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, सबसे ऊपर जो है वो कौन है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंक्लूजन की सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद आप टोटल इन चीज़ों को देखेंगे तो सबसे कम डिमांड जो है अगर किसी फील्ड में है तो वो कंस्ट्रक्शन में है, और इसने जो है एआई के एडॉप्शन को भी ट्रैवल एंड टूरिज्म से ज़्यादा किया है, पर फिर भी काफ़ी कम में है। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म देखेंगे आप, प्रोफेशनल सर्विसेज देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा कम किया है एआई एडॉप्शन। उसके बाद तीसरे नंबर पे यही है जिसने सबसे कम अडॉप्ट किया है। तो आप डिमांड अगर देखें तो डिमांड के अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा डिमांड है फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसके बाद हाईटेक एंड टेलीकम्युनिकेशन में, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में,
उसके बाद हेल्थ केयर में, उसके बाद में आप देखेंगे तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में, फिर प्रोफेशनल सर्विसेज में, फिर रिटेल सेक्टर में। तो इसको आप जो एक बार पॉज करके देख लीजिएगा और ये डिमांड का आप अपने पास इसको एनालिटिकली स्टडी भी कर सकते हैं कि किसमें, देखिए ये इससे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि आज के सिनेरियो में जो है सबसे ज़्यादा डिमांड, जब भारत सरकार ने ही डाटा ये रिलीज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि डिमांड किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, तो डिमांड के हिसाब से आप जो है घटते क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए। तो एटलीस्ट कम से कम जो सबसे नीचे के 3-4 और सबसे ऊपर के 3-4 हैं वो फील्ड तो आप इसमें देख ही लीजिएगा। अगर भारत में जो है आप वर्तमान समय में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ हो रहा है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल दें तो आप सोचो कि पता नहीं कितना पीछे एग्रीकल्चर में कहाँ। एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, स्मार्ट सिटीज़ के फील्ड में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च इकोसिस्टम है वो देखिए क्या है कि भारत में कुल 386 लोग हैं और 22,000 जो हैं, एक सेकंड, इंडिया हैज़ 386 ऑफ ए टोटल ऑफ 22,000 PhD एजुकेटेड रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड। मीन्स टोटल वर्ल्ड में जो है 22,000 PhD होल्डर हैं और भारत में उनमें से केवल 386 हैं और भारत जो है ग्लोबली रिसर्च के मामले में 10th पोजीशन पर आता है। उसके बाद कहते हैं कि इंडिया वॉज रैंक 13th ग्लोबली विद 44 टॉप नॉच प्रेजेंटर्स एट लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंसेस ग्लोबली। तो जो कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करता है तो उसमें जो है भारत 13वें नंबर पे है और वैसे रैंक में 10वें नंबर पर है। और इसके अलावा जो भारत की AI है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI बोलेंगे हम लोग, तो भारत की जो AI है वो मोस्टली IITs में या IIITs में या फिर IISc जो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इन तक कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके बाद क्या फ्रेमवर्क है भारत में प्रमोट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो आप देख लीजिए कि इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स जो हैं उन्होंने 4 टियर फ्रेमवर्क बनाया है। 4 टियर फ्रेमवर्क को बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए। और ये 4 टियर क्या है? पहला है आइकॉन, इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ न्यू नॉलेज। दूसरा है क्रॉस, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सब सिस्टम्स। तीसरा है कैसल, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड लीडरशिप। और इनका काम क्या है? फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च। और तीसरा है सेटिट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड ट्रांसफ़र। तो ये 4 टियर स्ट्रक्चर है। ये ध्यान रखिएगा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 4 टियर स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है किसने? तो IMICPS ने, इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम ने। उसके बाद भारत में अगर रिसर्च की बात करें आप तो 2 टियर इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो कोर और अप्लाइड रिसर्च दोनों के फील्ड को प्रमोट करेगी। अब यहाँ देखिए, ये जो भी आप लोगों ने देखा था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 4 टियर फ्रेमवर्क है। ध्यान रखिएगा, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 4 टियर फ्रेमवर्क है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है उसके जो कोर एंड अप्लाइड रिसर्च हैं उसके लिए 2 टियर का जो है अप्रोच है। तो वो रिसर्च को प्रमोट करेंगे और ये रिसर्च करेंगे, दोनों चीज़ों में अंतर है, ये याद रखिएगा। तो अब देखिए आप इसको क्या क्या 2 टियर अप्रोच है। एक तो कोर्स सेंटर्स ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये करेंगे क्या? तो फोकस करेंगे कोर रिसर्च पर AI के, ठीक है। और इसके अलावा विल टेक ऑन द मेंटल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ आइकॉन एंड क्रॉस एज पर द IMICPS फ्रेमवर्क। मीन जो ऊपर के 2 इंस्टीट्यूट से आइकॉन और क्रॉस, उनकी जिम्मेदारी ये कोर जो है, उनके जो भी प्रोग्राम होंगे उनको इम्प्लीमेंट करेगा, उनके ऊपर रिसर्च करेगा ये कोर। और उसके बाद दूसरा जो है ICTAI, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और ये क्या करेगा? जो बाकी के 2 नीचे के फ्रेमवर्क हैं उनको जो है उनके साथ काम कोऑर्डिनेट करने के लिए करेगा। मीन्स ऊपर के जो आइकॉन और क्रॉस हैं उनके साथ में ये कोर्स है, ये कोऑर्डिनेट करेगा। और जो नीचे के कैसल और सेटिट थे रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, उनके साथ में ये ICTAI जो है ये कोऑपरेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। एकेडमिक इंस्टीट्यूट और सेंटर्स की बात करें तो देख लीजिए भारत में ज़्यादा नहीं है अभी।
एक तो है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईआईटी खड़गपुर में है। दूसरा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसको शॉर्टकट में CAIR बोल रहे हैं, केयर, ये DRDO का संस्थान है एक। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IITM। चौथा आप देख रहे होंगे IISc में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। उसके बाद ये जो बाकी के हैं छोटे छोटे हैं, देख लीजिए एक बार एक निगाह। लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी ऑफ स्टैटिस्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, IITR में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डाटा वगैरह को मैनेज करने के लिए भारत जो है एक ऐरावत नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो ये ऐरावत प्लेटफॉर्म जो है, इसको देख लीजिए आप, AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म, ऐरावत नाम है इसका। और इसका काम क्या है, ये एक तरीके का क्लाउड प्लेटफॉर्म होगा बिग डाटा एनालिटिक्स और एसिमिलेशन के लिए, with a large power optimized AI computing infrastructure using advanced AI processing। कुल मिला के AI के थ्रू जो बिग डाटा एनालिटिक्स होगा उस पर काम करेगा ये। उसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ होंगी मशीन लर्निंग से रिलेटेड, डीप लर्निंग या फिर हाई परफॉर्मेंस को लेकर, सुपर कंप्यूटिंग को लेकर, या फिर डाटा को स्टोर करने को लेकर, प्रोसेस करने को लेकर, तो हर तरीके के जो भी AI से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगे नए, उनसे रिसर्च जो भी होंगे, उनसे रिलेटेड रिसर्च, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का मीन्स ये कुल मिला के एक कोऑर्डिनेटिंग प्लेटफॉर्म रहेगा सबका। ऐरावत नाम है इसका, याद रखिएगा। ऐरावत की फुल फॉर्म है AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म। और उसके बाद में अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें आप, तो 3 काम कर सकती है AI भारत में। पहला काम क्या है कि इंटेलिजेंट ऑटोमेशन कर सकती है, मींस जो भी अभी मान लीजिए कि कोई प्रोसेस जो है ह्यूमंस पे बेस्ड चल रहा है, तो उसको जो है ऑटोमेशन में ला सकती है। जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल वर्ल्ड्स हैं उनको ऑटोमेशन पे लाया जा सकता है, जो टास्क हैं कॉम्प्लेक्स फिजिकल वर्ल्ड के। और इसके बाद में दूसरा काम क्या कर सकती है कि जो लेबर और कैपिटल है उसके ऑगमेंटेशन को कर सकती है, लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटेशन। और तीसरा काम कर सकती है इनोवेशन डिफ्यूज़न, मींस इनोवेशन को जो है कहीं पर भी शामिल किया जा सकता है। इसके बाद में आप देखेंगे क्रूशियल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रेडीनेस ऑफ लार्ज स्केल AI एडॉप्शन। तो भारत में कौन कौन से ऐसे क्रूशियल फैक्टर्स, देखिए टोटल AI एडॉप्शन के लिए क्या क्रूशियल फैक्टर्स हैं और भारत में क्या है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। सबसे पहला तो टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा होना चाहिए। आप देख रहे होंगे ना, भारत सरकार इस समय जो है एकदम इतनी ज़्यादा परेशान, डिजिटल इंडिया एक्ट, तो कई सारे रीजन हैं, जैसे बिग टेक कंपनीज़ हैं उनसे भी दिक्कत है, प्लस दूसरी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी डेवलपमेंट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक तो सबसे ख़ास बात ये है कि जनरेटेड जो AI है, तो जनरेटिव AI है तो जनरेटिव ही, कुछ भी करवाएंगे आप जनरेटिव ही रहेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल AI हो, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि AI को ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट में ही या बेनिवोलेंस में ही, मींस उनके हित के पर्पज से ही यूज किया जाए। ये रिस्पॉन्सिबल AI जो है इसको बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल AI के लिए जो है भारत पूरी तरीके से खुद को तैयार कर पाए, काफ़ी जो है अभी पीछे है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा होना चाहिए, रेगुलेटरी बैरियर्स होने चाहिए, प्राइवेसी कंसीडरेशंस, एथिकल इशूज़, प्रेफरेंस फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप। कुल मिलाकर के अगर AI को एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में फोस्टर किया जाता है, मीन्स शामिल किया जाता है, तो ये जो है रिसर्च और एप्लीकेशन को नेशनल लेवल पर बूस्ट करेगी। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर हैं, उन टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर पर नई नॉलेज का क्रिएशन होगा और नई नॉलेज के क्रिएशन से नए नए तरीके के एप्लीकेशन डेवलप होंगे। कुल मिलाकर के ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत अभी पूरी तरह से तैयार तो नहीं है, लेकिन इनिशियल फेज़ में है। जैसे कि आप देख रहे होंगे केवल 386 लोग ही हैं जो PhD कर रहे हैं, मतलब PhD होल्डर हैं। बाकी ऐसा नहीं, कुछ लोग हो सकता है और भी कर चुके होंगे अब तक। तो चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।